नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का। शुरुआत सत्ते पे सत्ता से, यानी 7 जानकारियां और दिलचस्प खबरें एक साथ। सबसे पहले आपको समंदर पर बने उस अटल सेतु पर लेकर चलेंगे जिसका 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब इस पुल में 3 क्रैक आ गए हैं और बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दरार प्लान बताया है। लेकिन अटल सेतु में दरार का सच क्या है, सत्ता में दिखाएंगे। फिर आपको उस सेफ हाउस भी लेकर चलेंगे जहां नीट का पेपर सबसे पहले लीक हुआ और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले छात्रों को जवाब के रट्टे लगवाए गए। पहली बार वहां टीवी9 के रिपोर्टर पहुंचे। इसके अलावा नीट के चिंटू और पिंटू के अपराध वाली कुंजी भी आज सत्ता में खुलेगी। वैसे एक बड़ी खबर आ गई है कि एनडीए की खामियों को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कमेटी बना दी, जिसका हेड जो है वो पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन को बनाया गया है और यह कमेटी 2 महीने के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। आज कूटनीति की सत्ता से जुड़ी भी खबर है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा के साथ कई नए क्षेत्रों पर सहयोग पर सहमति बनी। और आज सत्ता में कुंजी हमने उस अरबपति हिंदुजा परिवार पर भी बनाई है जिन्हें नौकरों के शोषण का दोषी पाया गया है और परिवार के 2 सदस्यों को 4.5 साल और बाकी 2 सदस्यों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला क्या है ये देखिएगा। फिर सत्ता की एक कुंजी महंगाई वाले करंट पर, जिसके झटके इस वक्त आपको भी महसूस हो रहे होंगे। कैसे सिर्फ पिछले 7 दिन में सब्जी से फल तक के दाम 2 गुने हो गए हैं और कैसे इस महंगाई ने किचन का पूरा बजट बिगाड़ दिया, ये नोट करिएगा। और एक जरूरी नोटिफिकेशन उन न्यूज मित्रों के लिए जो अक्सर दफ्तर पहुंचने में लेट हो जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने लेट लतीफी वाले सिस्टम पर बड़ी सख्ती की है। नए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करने वाले लोग अब 15 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो उनकी आधी सैलरी कट जाएगी। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस अटल सेतु की बात करते हैं जिस पर दरार वाली फुल स्पीड सियासत हो रही है। ध्यान से देखिएगा। ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। या मातीचा भराव आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आणि भ्रष्टाचाराचे अनेक उदाहरणं आपल्याला देत आहेत। भ्रष्टाचार के माध्यम से ये लोग देश राज्य की जनता को कैसे लूट रहे, राज्य की जनता को कर्जे में डुबाने का काम और उसमें भ्रष्टाचार करने का काम ये सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो वो अटल सेतु जो हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल है, जिसे भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहा जा रहा है, जिसे मुंबई के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है, जो घंटों का सफर मिनटों में पूरा कर देता है, उस पुल को लेकर दरार वाला राजनीतिक नैरेटिव शुरू हो चुका है। विपक्ष की तरफ से दरार को लेकर आरोप लगाए गए हैं तो सत्ता पक्ष ने कहा है कि अटल सेतु को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इस वक्त अटल सेतु को लेकर फर्राटेदार सियासत हो रही है, यह देखिए जरा। लेकिन आज हम आपको सत्ता में इस खबर का पूरा सच बताने वाले ताकि न्यूज मित्रों तक सारे तथ्य पहुंच जाएं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अटल सेतु में दरारों वाली इस राजनीति की शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई। इसके सबसे पहले किरदार है नाना पटोले, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अटल सेतु का एक वीडियो जारी किया। आरोप लगाया कि जिस अटल सेतु का सरकार ने भव्य उद्घाटन किया उसमें दरारें आ गई हैं। नाना पटोले ने इस वीडियो में दरारों में एक लकड़ी डालकर तरह तरह के दावे किए, ये देखिए जरा। और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले हम आपको नाना पटेल का वीडियो दिखाते हैं जो इस दरार वाली सियासत का राउंड 1 है। हाईट काय असेल त्या कट्ट्याची? वेगळच पडलेली आहे। आधीच होतो
सर किती आहे तेवढा हा परत हे करा. राउंड 1 में कांग्रेस ने आरोप लगाए तो राउंड 2 में बीजेपी के नेता एक्टिव हो गए और मोर्चा संभाला. खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने. इसके साथ अटल सेतु में दरार पर फर्राटेदार सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस का आरोप है कि अटल सेतु में दरारें पड़ गई, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अटल सेतु में किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है. कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को लोगों की जान की चिंता नहीं, जबकि बीजेपी की ओर से जवाब आया कि अटल सेतु से किसी को कोई खतरा नहीं. कांग्रेस का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार करप्शन में लिप्त है, तो बीजेपी ने कहा कि अब कांग्रेस की हालत हो गई है कि वो झूठ का सहारा ले रही है. बीजेपी के करप्शन की वजह से कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के करप्शन की वजह से पुल में 3 महीने में दरार पड़ने के दावे किए. तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने इस झूठ के सहारे दरार का लंबा प्लान बनाया और अब जनता ही कांग्रेस के इस दरार प्लान को हराएगी. इसके बाद अटल सेतु में दरार वाली सियासत के राउंड 3 में एंट्री हुई उन प्रोजेक्ट हेड की जिन्होंने इस पुल को तैयार किया. ये देखिए आप, अटल सेतु पैकेज 4 के प्रोजेक्ट हेड कैलाश गनात्रा ने साफ कहा है कि अटल सेतु को लेकर एक अफवाह फैलाई गई. अटल सेतु में कोई भी दरार नहीं है. जिस दरार का दावा किया जा रहा है वो अटल सेतु में नहीं बल्कि अप्रोच रोड में. प्रोजेक्ट हेड के मुताबिक अप्रोच रोड में 3 जगहों पर छोटी छोटी दरारें आई और उनकी मरम्मत का काम शुरू हो गया. बावजूद इसके अटल सेतु वाली सियासत में ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रहा है. हम आपको इस पर एक छोटी सी रील दिखाते हैं. अटल सेतु की बात सरकार करती है, उसको चढ़ने वाले रास्ते हो, अटल सेतु हो, आप जो समृद्धि मार्ग देखो, तो क्या हुआ है? सब जगह तो भ्रष्टाचार है. लोग तो मर ही रहे. लोग मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना. स्पष्टीकरण सरकार दे रही है छुपाने के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं ना क्या कहा है. राज्य की जनता को कर्जा में डुबाने का काम और उसमें भ्रष्टाचार करने का काम ये सरकार कर रही है. और ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि 3 महीने पहले बना हुआ ये ब्रिज जो है अटल ब्रिज, अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय रहे, उनके नाम से भ्रष्टाचार करने वाली महाराष्ट्र की भाजपा प्रणीत शिंदे की सरकार आपको देखने मिल रही है. विधानसभा में ये मुद्दा हम उठाएंगे. राज्य और योगायोग में ये डिपार्टमेंट राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ है और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ ये बात हम विधानसभा में रखेंगे. ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया. यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था. हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स. और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है. कैसी बात है कि ऐसे ही रोड पे क्रैक आ जाते हैं. और जिस तरह से उन्होंने अटल सेतु करके ब्रांडिंग किया, जिस तरह से काम निपटाने की कोशिश की, मुझे लगता है इस पे तो कुछ ना कुछ कार्रवाई MMRDA पे होनी चाहिए. अटल सेतु पूरी तरह से सुरक्षित है, कुछ भी हुआ नहीं है. कांग्रेस और विरोधी दलों के अफवाहों के ऊपर जनता ने विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब झूठे लोग हैं. हम आपको इस अटल सेतु पर सत्ता की एक कुंजी भी दिखाते हैं जो इसकी खूबियों पर और इसकी बनावट पर आधारित है. इस अटल सेतु का पूरा नाम सेवरी नावा शेवा अटल सेतु है और इसे 17,840 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह 6 लेन का पुल है, यानी दोनों तरफ इस पुल में 3-3 लेन्स बनाए गए. इस पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर बना है, जबकि करीब 5.3 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है. इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें आईफिल टावर से 17 गुना ज्यादा और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है. खास बात यह है कि इस ब्रिज के जरिए मुंबई से
नवी मुंबई पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगता है, जो पहले करीब 1.5 घंटे लगते थे। दावा किया जा रहा है कि इस पुल के बनने से सालाना 1 करोड़ लीटर ईंधन की भी बचत होगी। इस पुल की तारीफ सिर्फ मुंबई के लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े स्टार्स भी करते हैं। कुछ वक्त पहले साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना ने भी अटल सेतु का पर एक वीडियो जारी किया था। और अब अगली खबर, नीट के चीट कांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और TV9 भारतवर्ष लगातार पूरे परीक्षा सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर चुके घोटालेबाजों को एक्सपोज कर रहा है। आज नीट के नए खुलासों पर सत्ता की अपडेट गूंजी है, आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आज हमारे पास वो रिपोर्ट है जिसमें नीट परीक्षा को बर्बाद करने वाले एक किरदार का नाम है। परीक्षाओं को बर्बाद करने वाले गैंग की एक एक हरकत का हिसाब है। शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे, लेकिन खुलासों की लिस्ट में 2 पॉइंट पर फोकस करते हैं। पटना में TV9 भारतवर्ष की टीम ने चिंटू और पिंटू के सेफ हाउस को खोज निकाला है। यहीं चीटिंग करने के लिए मकसद से आए छात्रों को ठहराया गया था। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने झारखंड से आए एक फोन कॉल के बाद एक डस्टर कार को जब्त किया है। इसी डस्टर कार से गैंग के दूसरे सदस्यों का और 3 अन्य ठिकानों का पता चला, जहां से जले हुए प्रश्न पत्र और दूसरे सुराग मिले। इस खुलासे पर TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर रील देखिए। संवाददाता रूपेश कुमार लगातार इस मामले पर अपडेट दे रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि बिहार EOU की जो रिपोर्ट NTA को शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, उसमें क्या क्या है। TV9 भारतवर्ष ही वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया, यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए। पिछले 1.5 वर्षों से रह रहे हैं किराए पर। उन्होंने बतलाया कि ये स्कूल पिछले 1.5 वर्षों से कभी भी खुला हुआ नहीं देखा गया है, कि स्कूल नाम का कोई यहाँ पर संस्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे आते हों, जहाँ पर पठन पाठन होता हो। बीस से 25 छात्रों को यहाँ पे रखा गया। जो पूछताछ हुई, छात्रों से पूछताछ के क्रम में, चाहे वो आयुष राज हो या फिर शिवनंदन हो या फिर अनुराग यादव हो, उनसे पूछताछ के क्रम में इसका पता चला है, जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है। और ऊपर हम दिखलाते हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के रहने की निशानदेही जरूर आपको दिखेगी। और ये वो मकान है सामने, ये जो लर्न प्ले स्कूल आपको दिख रहा है, ये नीचे लर्न प्ले स्कूल है और ऊपर जिस तरीके से थोड़ी सी हरियाली दिख रही है और वहाँ पर ऐसा निशान दिख रहा है कि ऊपर कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर लोग रहते आए हैं। सिकंदर यादव इसी गाड़ी के साथ पहुंचा था पटना, और सिर्फ गाड़ी नंबर, व्हाइट डस्टर, ये इनपुट उस मिस्टीरियस कॉल से मिलता है और एक कॉल सारे राज खोल देती है। सिकंदर यादव, जो इस पूरे मामले का एक मास्टरमाइंड है, जो बिहार सरकार का सरकारी कर्मचारी, और जिसकी गिरफ्तारी के बाद से और इसमें बिट्टू नाम का ड्राइवर, बिट्टू जो रोहतास का रहने वाला है, बिट्टू वो गाड़ी चलाता है, जो संजीव मुखिया का आदमी। आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैयर हसनैन खान ने बिहार में नीट पेपर लीक मामले में अब तक की जांच के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय और NTA को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारियां हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। EOU की रिपोर्ट में सबसे पहले लिखा गया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। नंबर 1, जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष और इसमें लिखे 68 प्रश्नों की सूची है। इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि जले हुए प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। झारखंड से आए एक फोन कॉल के बाद झारखंड नंबर की डस्टर कार को पकड़ा गया, जिसमें सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू नामक पेपर सॉल्वर सवार थे। इनके पास से कई छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ हुई तो गैंग के बाकी सदस्यों, फायदा उठाने वाले छात्रों और उनके परीक्षा केंद्र का पता चला है। और फिर इनके 3 ठिकानों का पता चला है, जहां से जला हुआ प्रश्न पत्र मिला है और आर्थिक लेन देन के सबूत। पेपर लीक के सबूत के तौर पर अब तक गिरफ्तार हुए 13 लोगों के बयानों की कॉपी भी इस रिपोर्ट में है। पेपर लीक मामले में आर्थिक लेन देन को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। इसमें चेक, पासबुक, ATM कार्ड से लेकर कुछ बैंकों से मंगाई गई जमा निकासी की रिपोर्ट भी है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 4 छात्रों आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन और अभिषेक के रोल नंबर, बुकलेट, परीक्षा केंद्र वगैरह की जानकारी के अलावा
इनके बयान की कॉपी अलग से पेश की जा रही है। इन सभी छात्रों ने अब तक जो कुछ कहा है और जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई की है, इसकी भी पूरी जानकारी दर्ज की गई है। अब तक गिरफ्तार हुए सॉल्वर गैंग के सदस्य सिकंदर, अमित आनंद, नीतीश और अन्य लोगों के बयानों के साथ उनके इतिहास के बारे में जानकारियां दी गई हैं। नीट पेपर लीक मामले में शामिल सॉल्वर गैंग के संजीव मुखिया, चिंटू, पिंटू और रॉकी उर्फ राकेश सहित कई लोगों के नाम का जिक्र किया गया है। पेपर लीक की पूरी कहानी झारखंड के हजारीबाग के एक केंद्र से पटना में छात्रों तक कैसे पहुंची, ये सब रिपोर्ट में दर्ज है। पटना के दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में पूरी साजिश रची गई और छात्रों को पटना के ही एक सेफ हाउस में रखा गया था, जहां सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए। नीट में घोटाला हुआ, अभी नेट का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ऐसे तो फिर यूथ जो पढ़ता है, स्टूडेंट दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है, वो तनाव में आ जाएगा। मानसिक तनाव तो स्वाभाविक ही है आना। ये है कानून ले आओ, लेकिन कानून का पालन होना ज़रूरी है। पेपर प्रिंट करवाते हैं, वो प्राइवेट एजेंसी को देते हैं, सरकारी एजेंसी को देते नहीं हैं। और ये इसमें जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो पैसे छापते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल की सज़ा, ये सही नहीं है सर। और मैं कानून, देश की संसदीय लोकतंत्र जो संसद द्वारा तैयार किया जाता है कानून, और संसद ही जो उनके मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी इस कानून का पालन नहीं करते, तो आम जनता से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कानून का पालन करेंगे। संसाधनों की कमी बताकर एनटीए जैसी संस्था ये कह रही है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। ये साफ जग जाहिर है कि ऊपर तक बैठे प्रत्येक कर्मचारी, गवर्नमेंट का मंत्री, नेता सब इसमें शामिल है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस वजह से कोटा एयरलाइन के स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नौजवान साथी किशोर अवस्था की उम्र के थे, वो डेली सुसाइड कर रहे हैं। हम ही जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत करके ये एग्ज़ाम निकाला था। अगर एनटीए रीनीट नहीं कराती है तो लाखों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत की, लेकिन लग नहीं रहा है देख कर कि हमारा रिज़ल्ट ऐसा आया है, और रीनीट होने का भी कोई चांसेस नहीं है। डेट पे डेट आ रही हैं, तो हमें तो रीनीट चाहिए या रीचेकिंग चाहिए। नीट पे चीट कांड के बाद देश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। यही वजह है कि कल आधी रात को एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और दूसरी गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत, ध्यान से देखेगा, पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पेपर लीक के संगठित अपराध में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक के संगठित अपराध में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जांच एजेंसियों को संपत्ति जब्त करने और कुर्क करने का भी अधिकार है। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर सरकार पेपर लीक का कानून अचानक कैसे लाई। तो आपको क्लियर कर दें कि सरकार पहले ही यह कानून ला चुकी थी और संसद के दोनों सदनों में पारित करवा चुकी थी, बस इसे अब लागू किया गया है। यह कानून 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में पारित हुआ। इसके 3 दिन बाद 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। फिर 3 दिन के बाद 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने इस कानून पर मोहर लगा दी और देश भर में पेपर लीक को लेकर उठे लाखों सवालों के बीच 21 जून को यह कानून लागू कर दिया गया। हालांकि पेपर लीक पर सियासी बयानबाजी नहीं थम रही है। आप तल्ख बयानों वाली यह रील जरा ध्यान से देखें। मतलब बच्चों की जिंदगी का भविष्य है, आप उससे खेल रहे हो। मतलब करना क्या चाह रहे हैं आप? किसको धोखा दे रहे हो भाई? हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं? देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता से कब मुक्त होंगे? यही लोग हैं इनके माता पिता के राजद शासनकाल में बीपीएससी के 2-2 चेयरमैन जेल गए थे। लाखों बच्चे सड़क पे हैं और आप गेस्ट हाउस की हॉन्टेड स्टोरी बना रहे हो।
आप कमजोर दिख रहे हो, बेईमान दिख रहे हो। तमाम अपराधियों को बेनकाब करिए और एनटीए नाम की जो संस्था बनाई, जो सिवाय टेस्टिंग के सब कुछ करती है, उसको उठा के बाहर फेंकिए। कानून बनाने से क्या होगा? अपने लोगों को आप सबक नहीं सिखा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो। आप ही की नियत में खोट हो। कानून बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह छात्रों और युवाओं के हित को रक्षा करने में असमर्थ है। सरकारी तंत्र में जो लोग उपस्थित हैं, यानी सरकार के लोग, वही तो घोटाले में शामिल है। सीबीआई जो बिल्कुल एक राजनीतिक हथियार की तरह काम करती है केंद्र सरकार के लिए, आप उस पर कैसे कर सकते हैं कि वे अपनी ही सरकार को दोषी दिखा सके? तो कभी होगा ही नहीं। तो सिर्फ सीबीआई अगर कुछ करेगी तो सिर्फ लीपापोती होगी। वैसे पेपर लीक का मुद्दा इस बार संसद में भी जोर शोर से उठने वाला है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है। इसी संसद सत्र पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता का एक रिमाइंडर तैयार किया है, जिसमें संसद सत्र वाला कैलेंडर है। इस कैलेंडर की सबसे पहली तारीख है 24 जून। इसी दिन 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। इसके बाद 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर और नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। अगले दिन यानी 26 जून बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और इसी दिन स्पीकर पद के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों से सदन को परिचित कराएंगे। फिर 27 जून यानी गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दोनों सदनों के सदस्यों के लिए संयुक्त अभिभाषण होगा। इसके बाद 28 जून और 1 जुलाई को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में तो 3 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। चूंकि ये लोकसभा के विशेष सत्र में है, इसीलिए इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा। उम्मीद की जा रही है कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत सरकार और विपक्ष के बीच बड़े टकराव से होगी, क्योंकि विपक्ष ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे जिस पर इस बार संसद में जबरदस्त हंगामा हो सकता है, उनके बारे में भी बता देते हैं। और इनमें सबसे पहला मुद्दा है पेपर लीक। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी और उन्हें यह भरोसा दिया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। विपक्ष की लिस्ट में दूसरा बड़ा मुद्दा होगा प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि विपक्ष की ओर से बीजेपी सांसद भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर आपत्ति जताई गई है। विपक्ष का आरोप है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में परंपरा की अनदेखी की गई। विपक्ष के मुद्दों में 4 जून को शेयर मार्केट क्रैश का इशू भी होगा। आपको याद होगा, इस मुद्दे पर तो बाकायदा राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कांग्रेस एग्जिट पोल पर बाजार में तेजी और चुनावी नतीजों वाले दिन शेयर मार्केट के क्रैश होने की जेपीसी जांच की मांग कर रही। सत्ता में अब बात करते हैं भारतीय मूल के उस अरबपति परिवार की, जिसका नाम ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवारों में गिना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 24 घंटों में इस परिवार की चर्चा संपत्ति की वजह से नहीं है, बल्कि नौकरों के साथ अत्याचार के मामले में सजा की वजह से हो रही है। नाम है हिंदुजा परिवार। स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने शुक्रवार को हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरों का शोषण करने के मामले में 4 से 4.5 साल तक की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने हिंदुजा ग्रुप के यूरोप के चेयरपर्सन प्रकाश हिंदुजा को 4.5 साल की सजा सुनाई। प्रकाश हिंदुजा की पत्नी कमल हिंदुजा को भी 4.5 साल की सजा सुनाई गई है। प्रकाश हिंदुजा के बेटे अजय हिंदुजा को 4 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि अजय हिंदुजा की पत्नी नम्रता हिंदुजा को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि फैसले के वक्त हिंदुजा परिवार के चारों सदस्य कोर्ट में नहीं थे। उनका मैनेजर और 5वां आरोपी नजीब जियाजी वहां मौजूद था। उसे भी 18 महीने की सजा हुई। ये कहानी 70 के दशक की फिल्मों जैसी है। इसमें नौकर पर अत्याचार का मामला है और बड़े उद्योगपति हिंदुजा परिवार पर संगीन आरोप है। इस मामले में पहले नौकर के साथ अत्याचार के आरोप लगे। इसके बाद मामला स्विट्जरलैंड की अदालत तक पहुंचा। अदालत ने बहस, दलील और सुनवाई के बाद 4 सदस्यों को दोषी करार दिया और सजा सुना दी। हालांकि हिंदुजा परिवार ने सारे आरोपों को गलत बताया है और ये उद्योगपति परिवार की बड़ी अदालत में इस फैसले की चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। हिंदुजा परिवार पर उनके स्विट्जरलैंड विला में काम करने वाले लोगों का शोषण करने के आरोप लगे हैं। ज्यादातर भारत के अशिक्षित लोग थे। आपको बताते हैं कि क्यों हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को सजा सुनाई गई है। अदालत में यह आरोप लगा था कि हिंदुजा परिवार ने अपने नौकरों के पासपोर्ट जब्त किए।
घर में कैद करके रखा और नौकरी छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि नौकरों को स्विस कानून के तहत तय वेतन के 10वें हिस्से से भी कम पैसे दिए जाते थे। नौकरों से 15 से 18 घंटे काम लिया जाता था, छुट्टी नहीं दी जाती थी। नौकरों को जमीन पर सुलाया जाता था, बेसमेंट में मैट्रेस पर, ठीक से खाने नहीं दिया जाता था, और जो पैसे दिए जाते थे वो इंडियन रुपी में थे, जो कि वो वहां पर खर्च नहीं कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर कोर्ट में जो बहस हुई, सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि हिंदुजा परिवार ने नौकरों को बहुत कम पैसे दिए, यहां तक कि अपने पालतू डॉग पर भी एक नौकर से ज्यादा खर्च किया। स्टाफ को 654 रुपए रोज यानी सालाना करीब 2,38,000 रुपए दिए गए, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि डॉग के रख रखाव और भोजन पर सालाना करीब 8 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। हालांकि हिंदुजा परिवार ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि सरकारी वकील ने मामले की पूरी सच्चाई नहीं बताई। उनके विला में स्टाफ के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी और उन्हें रहने के लिए घर भी दिया गया था। हिंदुजा फैमिली के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनके कई स्टाफ भारत जाने के बाद फिर से स्विट्जरलैंड में काम करने के लिए लौटे। अगर उन्हें यहां दिक्कत हुई होती तो वो दोबारा यहां काम करने नहीं लौटते। हिंदुजा फैमिली को ऐसे ही ब्रिटेन के बड़े कारोबारियों में नहीं गिना जाता। ये फैमिली दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शामिल है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में हिंदुजा परिवार की कुल संपत्ति 1,67,000 करोड़ रुपए थी। हिंदुजा फैमिली के गोपी हिंदुजा ब्रिटेन के सबसे रईस शख्स हैं। ये दुनिया के टॉप 200 अमीर लोगों की सूची में शामिल है। आपको बता दें कि हिंदुजा ग्रुप के कारोबार में टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, हेल्थ केयर सहित तमाम सेक्टर्स हैं। हिंदुजा ग्रुप की 6 कंपनियां भारत में भी लिस्टेड हैं। सोचिए सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जो आपसे जुड़ी हुई है, जिसका असर देश के हर परिवार पर होता है, और इस खबर का शीर्षक है महंगाई। एक तो भीषण जानलेवा गर्मी, दूसरी ओर आम जनता को आर्थिक करंट देने वाली महंगाई। इन दिनों महंगाई के झटकों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि आप चाहें देश के किसी भी राज्य में रहें, किसी भी शहर में रहे हो, इससे बचना मुश्किल है। और इसके टारगेट पर आम जनता की जेब होती है, हर घर का किचन होता है। देश भर में बढ़ती महंगाई पर हमने सत्ता की सुपरफास्ट कुंजी तैयार की है। कई आंकड़े हैं जो अलग अलग जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स ने जाकर इकट्ठा किए। हो सकता है कि आपके इलाके में भी महंगाई का अंकगणित कुछ हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि खाने पीने की चीजों की महंगाई तेजी से बढ़ी है। आज से सिर्फ 7 दिन पहले आलू की कीमत 20 रुपए किलो थी, जो अब 40 रुपए। सिर्फ 7 दिन में दाम डबल हो गए। कुछ ऐसी ही स्थिति प्याज के दाम की। प्याज के बढ़ते दाम लोगों की आंसू निकाल रहे हैं। सिर्फ 7 दिन में प्याज की कीमत 20 से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो हो गई है। टमाटर के दाम भी गर्मी में तेजी से बढ़ रहे हैं। जो टमाटर आज से 7 दिन पहले 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब इसकी कीमत रॉकेट की तरह रफ्तार से बढ़ते हुए गरीब आदमी की पॉकेट को खाली कर रही है। अब टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। खीरे की बात करें तो एक हफ्ते पहले लगभग 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब ये 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। सब्जियों की बात करें तो एक हफ्ते पहले भिंडी की कीमत 30 से 40 रुपए प्रति किलो थी, जो सिर्फ 7 दिन में अर्धशतक लगाते हुए 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो गई। करेला 40 से 60 रुपए प्रति किलो हो गया। नींबू एक हफ्ते में 100 से 160 रुपए। नींबू, ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो सामान्य परिवार के किचन में रहते हैं। ये आम आदमी की थाली में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान हैं, और फिलहाल दूर दूर तक कीमतों के कम होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने फूड इन्फ्लेशन को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, इससे महंगाई दर के घटने में की रफ्तार सुस्त होगी। मतलब यह कि महंगाई के अर्धशतक लगाने वाले ये आंकड़े सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर अभी बाकी है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने खाने पीने के सामानों को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़ा मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो खाने पीने के सामान है, खासतौर से दाल, चावल और अन्य चीजें, उन सभी की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और इसी का जायजा लेने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक, होलसेल बाजारों में से एक खारी बावली में है। कॉमनली जो यूज़ होती है वो हरड़ वगैरह की दाल होती है, जिसके अंदर 20 से 30 रुपए का फ़र्क है। पहले ये 180 रुपए हुआ करती थी, अब ये 200 से 220 रुपए तक ट्रेडिंग हो रही है। दाल की कीमतें कितनी बढ़ी है? सर, जहाँ तक हम दाल की कीमतों की बात करते हैं तो तुअर की कीमतें अंदाज़ा आप समझो
30 से 35% हमारा तुअर की कीमतों में पूरे साल में इजाफा हुआ है। लोएस्ट से जो हाईएस्ट था, हाईएस्ट जो टच कर चुका था, अब उसमें 5-7% कम है। तो एट प्रेजेंट 25% का इजाफा है तुअर की कीमतों में। ज़्यादा महंगी हो गई है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। प्याज जो 170-180 मिलता था 220 मिल रहा है। इस हिसाब से अब आप आलू भी देख लो तो आलू भी उतना ही महंगा हो रहा है। सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं कम से कम 25%। काफ़ी महंगाई का फर्क पड़ा है। जो पहले खर्चा महीने का 15,000 रुपये आता था, अब 25,000 रुपये के करीब हो गया है। पहले से बहुत फर्क, अभी बहुत महंगा है सब्जी। क्या क्या सब्जियां महंगी हो गई है? कौन कौन सी सब्जियां? अरे बीन्स देख लो 120 रुपये किलो दे रहे हैं, पहले 60 रुपये किलो मिलती थी। लहसुन 250 रुपये किलो है, पहले 180 था। यही सारी सब्जी महंगी भाई। अरे बजट खराब हो जाता ना इससे। सीजनल फ्रूट्स के बारे में आप बात करिए या कोई अच्छे चीज़ के बारे में हम लोग बात, दूध हो गया, दूध का रेट इतना बढ़ चुका है, फल सब्जी का रेट बढ़ चुका है। तो यही है, मेरे को बस सरकार को ये कहना है, इतना महंगाई मत बढ़ाइए या ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी अच्छे से खा पी के गुजारा कर सके। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के प्राइम मॉनिटरिंग विभाग के अनुसार एक साल में देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें 65% तक बढ़ी हैं। 65%। सिर्फ सब्जियां और दाल ही नहीं बल्कि फलों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने में सेब, अनार, पपीता, नारियल पानी के रेट में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 साल में चावल, दाल, आटा, चीनी, दूध से लेकर आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। सवाल है कि इसका समाधान क्या है? सवाल है कि आखिर कैसे आम आदमी को राहत दी जाएगी? इस सवालों पर हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका क्या कहना है ये आपको देखना जरूरी है। देखिए, फूड इन्फ्लेशन की वजह बहुत लॉजिकल है। पहली सबसे बड़ी वजह तो है कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है, अगर हम दोनों चीज़ें जोड़ें, आबादी और पर कैपिटा इनकम प्लस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सारी चीज़ें अगर हम जोड़ें तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रही। गर्मी की वजह से जब टेम्परेचर 45 से ऊपर लगातार बना रहता है तो इन सब्जियों की फसल खासकर और फसलों को नुकसान होता है। फसलों को नुकसान होने से जो सप्लाई साइड रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, सप्लाई इन चीज़ों की कम हो जाती है और अर्थशास्त्र का नियम है कि जब सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ती हैं। ओहो, देखिए फिर से हूटर बज गया। सत्ता में आज का टाइम समाप्त, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात सोमवार को। नमस्कार।